हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडिया के साथ रशिया के किस तरीके से रिलेशंस है, चाइना के साथ कैसे रिलेशंस है और जापान के साथ कैसे। तो इन तीनों को आज हम समझने वाले हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, रशिया, चाइना और जापान वर्ल्ड की 3 बड़ी पावर्स है, जिन्हें उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से एशियाई पावर्स भी माना जा सकता है। चाइना और जापान तो पूरी तरीके से एशियाई देश है, जबकि रशिया की अगर बात करें तो वो यूरो एशियाई देश है। इन तीनों ही कंट्रीज़ का जो इंपॉर्टेंस है अमेरिका जैसा तो नहीं है, लेकिन रशिया के पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ वो रखता है कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। इसी के साथ चाइना की अगर हम बात करें तो वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, साथ ही साथ वो भी अमेरिका को ज़रूर टक्कर दे सकता है। ठीक है, अगर हम आज की डेट की यहाँ बात करें तो तीनों के रिलेशन हमें समझने हैं। जापान की अगर बात करें, इंडिया और जापान की अगर बात करें तो इतने ज़्यादा कोई क्लोज टाइज तो बिल्कुल नहीं है इंडिया और जापान का, लेकिन हाँ कुछ बुरे रिलेशन भी इनके इतने नहीं हैं। ठीक है, तो आगे हम इन तीनों के ही रिलेशन अच्छे से समझेंगे। चलिए अब इंडिया और रशिया के रिलेशन को समझते हैं। देखो, जो वर्ल्ड के अगर मॉडर्न पॉलिटिकल मैप की अगर हम बात करें तो रशिया एक नया देश है जो लगभग 10 साल पुराना है। सो अगर हम देखें तो यूएसएसआर जो था वो मेन सक्सेसर था, जो दिसंबर 1991 में कोलैप्स हो गया। सो रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर भी मिली है, क्योंकि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। ठीक है, 1991 तक सोवियत संघ के पास ये सब चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद रशिया जो कि सोवियत संघ की मेन जो अचीवमेंट्स वहाँ पे हो रही थी और देनदारी के मेन हिस्से का सक्सेसर भी रहा था, इसलिए भारत रशिया रिलेशंस को भारत सोवियत रिलेशंस के बैकग्राउंड में थोड़ा सा हमें समझना होगा। सो जैसे ब्रिटिशर्स से इंडिया जो है फ्री हुआ, उसके बाद ही सोवियत संघ के साथ भारत के कुछ बहुत ज़्यादा एक अच्छे रिलेशंस तो नहीं थे, क्योंकि सोवियत यूनियन का क्या मानना था कि जितनी भी नई कंट्रीज़ है जो फ्री हुई हैं, जो अब पूरी तरीके से फ्री हो चुकी हैं, इनके साथ वो बिल्कुल भी कोई भी क्लोज टाइज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में क्या हो रहा था, जितने भी सुपर पावर्स थी वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके बाद उन्हें अपने इस डिसीजन के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। सो अब जो है रशिया क्या चाहता था कि वो अपने कुछ टाइज बनाए, किससे? इंडिया से। लेकिन इंडिया ने किस चीज़ को अपनाया? नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे अगर हम बात करें, अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए भारत ने क्या डिसाइड किया कि उन्हें रशिया से फ्रेंडशिप करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रशिया से कुछ रिलेशन जो है अच्छे रखने चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टालिन का जो दौर था वो ख़त्म हुआ, इंडिया ने फिर से अपने इस डिसीजन के बारे में सोचना चाहा। 1950 के जो दशक चला था उसके बीच में भारत और सोवियत रूस, उनके बीच जो है क्लोज टाइज जो है वो डेवलप होने लगे थे। पूरा बेस जो है वो अब तैयार हो गया था। ठीक है, देखो, जब 1962 में सिनो इंडियन वॉर हुआ, यानी कि जब 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था, इसके बाद जो है इंडिया के जो रिलेशन है रशिया से और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे। किस तरीके से? क्योंकि जो सोवियत यूनियन है वो चाइना को सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि इन दोनों में दुश्मनी है। राइट, अमेरिका के साथ भी रशिया की दुश्मनी है। ठीक है, अमेरिका जो है पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता है और चाइना को भी। तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और उन्हें मिलिट्री कैपेबिलिटी बनाने में जो कॉर्पोरेशन है वो बिल्कुल भी अमेरिका नहीं करता है इंडिया को। इसलिए जो है इंडिया और रशिया जो है वो उनके क्लोज टाइज जो है अब बनने लगे, क्योंकि उनके बीच में किस तरीके के प्रोग्राम जो है फिक्स हो चुका था मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के लिए। दोनों में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जब इंडिया और पाकिस्तान का 3rd राउंड वॉर होने वाला था 1971 में, उससे पहले ही एक हिस्टोरिक ट्रीटी जो थी वो साइन दोनों में हो गई थी, दोनों के बीच, जिस ट्रीटी का क्या नाम था? फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो ये ट्रीटी कब हुई थी? साइन 1971 में। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन वो काफ़ी अच्छे हैं तब से ही, जब से ये ट्रीटी हुई। ठीक है, काफ़ी काइंड और म्यूचुअल ट्रस्ट कॉर्पोरेशन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक है, अगर हम एक अनुमान के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें, जो डिफेंस नीड्स है वो ज़्यादातर सोवियत यूनियन से ही इंडिया ने ली। अगर हम एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो 60% जो इंडियन आर्मीज मिलिट्री हार्डवेयर है, 70% नेवल हार्डवेयर है, एंड 80% जो एयरफोर्स हार्डवेयर है, जितने भी है सोवियत यूनियन से ही इंडिया में आते हैं। अब जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, इसके बाद कुछ तनाव थे, इसको हम देखेंगे। देखो, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था रशिया सामने आया। ठीक है, सो अब जो है रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें कई सारे चेंजेस आए। ठीक है, इनके गोल्स चेंज हो गए, इनके ऑब्जेक्टिव्स में अब चेंजेस आने लगे थे। इसी के साथ इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है फिर से थोड़े बिगड़ने लगे। ठीक है, इसके बाद रिवाइवल हुआ इनकी क्लोज कॉर्पोरेशन का, जिसे हम समझेंगे। देखो, अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक्सपेंशन, इसी के साथ बाल्कन्स का क्राइसिस और कई सारे सेवरल जो इंस्टेंसेस से, और इसी के साथ अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म की वजह से रशिया को क्या करना पड़ा? अब अपने फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पर फिर से एक बार सोचना पड़ा। ठीक है,
तो अब रशिया ने क्या करना शुरू किया, रशिया चाहता था कि इंडिया से उसकी दोस्ती हो जाए, इंडिया से उसकी जो क्लोज टाइज है वो फिर से बन जाए। सो इन क्लोज कॉर्पोरेशन की दोबारा किस तरीके से शुरुआत हुई, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, तो रशिया ने क्रिटिसाइज तो किया इंडिया, लेकिन उन्होंने कोई भी सैंक्शन जो थे इंडिया पर नहीं लगाए। ठीक है, इसी के साथ रशिया ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया इंडिया को जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1999 में, और पाकिस्तान को अपनी ट्रूप्स लेके वापस जाने को भी कहा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ फुली सपोर्टेड वाजपेयी गवर्नमेंट पोजीशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अर्जिंग पाकिस्तान टू डिस्ट्रॉय इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म। ये जो लाइन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया वाजपेयी गवर्नमेंट को। ठीक है, ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस पर। इंडिया और चाइना जो है बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है पूरे प्लानट में। ठीक है, बहुत ही इनकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों ही नेशंस की रही है, कल्चरल, रिलीजियस, ट्रेड लिंक्स जो है दोनों ही कंट्रीज़ में रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल स्कॉलर इंटरेक्शंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू ग्रेट सिविलाइजेशंस। जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर्स हैं, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इंडियन और चाइनीज़ पिलग्रिम्स का भी आना जाना जो लगा रहता है, ट्रेवलर्स भी एक दूसरी कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट नोन चाइनीज़ स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया में विजिट जिन्होंने किया हुआ है, जिनका नाम है फाहिंग, सुनयून, स्वानजांग, ईजुंग। ठीक है, और वेल नोन इंडियंस की बात कर लेते हैं जो कि चाइना में जिन्होंने विजिट किया है, जिनका नाम है जिना गुप्ता, जिन भाद्रा, बोधिधर्म और कुमार जीवा। इवन अगर हम वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो इंडिया और चाइना जो है किस तरीके से एमर्ज करें एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की तरह। ठीक है, दोनों ही सेम टाइम पर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। चाइना ने नया बर्थ लिया था एज अ कम्युनिस्ट स्टेट कब, 1949 में। ठीक है, दोनों देशों की फ्रेंडशिप की शुरुआत की बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना ली थी, कब, कोल्ड वॉर के मिड में ही। ठीक है, चाइना ने किस तरीके की चीज़ें, चाइना ने क्या किया, उन्होंने क्लोज अलायंस इस्टेब्लिश किए फॉर्मर सोवियत यूनियन से, लेकिन इन चीज़ों ने इंडिया चाइना रिलेशंस को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या कंसिडर किया इंडिया और चाइना की दोस्ती को। ठीक है, नेहरू जो थे वो क्विकली वेलकम्ड द बर्थ ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। नेहरू ने वेलकम किया कम्युनिस्ट चाइना को अक्टूबर 1949 में। ठीक है, एंड एडवोकेटेड दैट चाइना हैड अ लेजिटिमेट प्लेस इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। सो इंडिया वाज नॉट ओनली द फर्स्ट अमॉन्ग द नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज टू हैव रिकॉग्नाइज्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट ऑल्सो प्रमोटेड विद ग्रेटर ज़ील रिप्रेजेंटेशन इन द UN। सो इंडिया जो था वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता था चाइना को, हर तरीके से वो फ्रेंडशिप रखना चाहता था। ठीक है, नेहरू ने क्या अप्रोच किया, चाइना वॉज मार्क्ड बाय वार्मथ एंड कॉर्डियलिटी डिस्पाइट चाइना फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत इन 1950 में क्या हुआ, जबरदस्ती चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद नेहरू क्या चाहते थे, बहुत ही पीसफुल तरीके से दोस्ती बनाए रखने के सपोर्ट में वो थे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ गलत थी। अगर हम बात करें यहाँ पे अप्रैल 1954 की, इसमें भारत और चाइना के तिब्बत एरिया के बीच में जितने भी कमर्शियल समझौते हो रहे थे उस पर साइन किए गए। इस समझौते में पंचशील का जो प्रिंसिपल है उसे अपनाया गया। 1950 के एंड में पंचशील और जो बार्डुंग कॉन्फ्रेंस था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। ठीक है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था और कश्मीर की जो वहाँ पे उस वक्त सिचुएशन चल रही थी, इन दोनों देशों की आपसी रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा बिटरनेस दोनों के रिलेशन में हो रही थी। चीन ने अचानक सीमा का मुद्दा उछाल दिया और कहा कि भारत और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर का कोई समझौता नहीं है, उसने मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से मना कर दिया। इसके साथ ही चाइना ने यह भी दावा किया कि कश्मीर का अक्साई चीन जो एरिया है वो मूल रूप से चाइना के सिकियांग डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। तो अपनी कश्मीर पॉलिसी को बदलकर वो भारत के साथ कश्मीर एसेशन को चुनौती देने लगा। कश्मीर के बारे में चाइना के बयानों में दो बातें सामने आई। पहला कि उन्होंने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना, सेकंड कश्मीर में जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया। ठीक है, तो अक्साई चीन में जितनी भी वहाँ पे सड़क के निर्माण और सीमा पर झड़पें जो है वो वॉर में बदल गई और अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। ठीक है, सो 1962 के भारत चाइना वॉर के कई सारे रिजल्ट सामने आए। पहला तो ये कि इससे देश और विदेशों में नेहरू की जो छवि थी, उनकी रिस्पेक्ट थी, वो अब गिरती जा रही थी। ठीक है, लोग नेहरू को सही नहीं मान रहे क्योंकि नेहरू हमेशा से आइडियलिस्ट रहे हैं। ठीक है, सो आइडियलिस्ट जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी और देश की जो आन ना बचा पाने के लिए इसके अंदर उनको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया। ठीक है, ओके, अब हम इंडो जापान रिलेशंस को देख लेते हैं।
ओके, सो इंडिया और जापान के जो रिलेशंस है वो काफ़ी पुराने हैं, सदियों पुराने हैं, ठीक है। सो डरिंग द रीन ऑफ एम्पेरर केमी, जापान फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद इंडिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन सोर्स, एक सोर्स के अकॉर्डिंग जो कोरिया ने 552 AD में पे ट्रिब्यूट किया जापान को इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज ऑफ बुद्धा एंड अ कॉपी ऑफ बुद्ध स्क्रिप्चर्स, ठीक है। बुद्ध के फॉर्म में उन्होंने बुद्धिस्ट कुछ स्क्रिप्चर्स उन्हें गिफ्ट दिए, जिसके बाद जो है बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ जापान। सो पहले जो इनके रिलेशन है वो किन के बेस्ड पर थे, रिलीजन के, लेकिन बाद में 19th सेंचुरी के बाद से कमर्शियल इंटरेस्ट भी दोनों कंट्रीज में देखे जाने लगे, ठीक है। इसी के साथ जो जापानीज है वो डीप अप्रिसिएशन दिखा रहे थे किस पर, इंडियन नेशनलिज्म पर, ठीक है। चलिए अब इमीडिएट पोस्ट वॉर पीरियड को देख लेते हैं। जापान और इंडिया के रिलेशंस की जब बात होती है, जब वॉर पीरियड की बात की ये बात है, तुरंत बाद की जो बात है, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, जापान जो है पूरी तरीके से हार चुका था, ठीक है। अब जापान पर कब्जा किसका था, अमेरिकन मिलिट्री का। इसी के साथ अब जापान जो है वो हर जगह से घिर चुका था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने न्यूक्लियर बॉम्ब की मार और वॉर की जो विनाश को झेल चुकी जापान को बहुत ही ज़्यादा गहरी सहानुभूति से उन्हें देखा। सो जब वॉर ख़त्म हो गया था उसके फ़ौरन बाद जब जापान अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो भारत ने जापान को आयरन ओर देने की बात करी, जो उस वक्त जापान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने क्या इस्टेब्लिश किया, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए जापान और इंडिया के बीच में। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की अप्रैल 1952 में। वो ट्रीटी क्या थी, एक सेपरेट पीस ट्रीटी थी, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए थी, जितना भी जापान पे जो क्लेम्स लगा रहे थे उसको रिपेरेशन के लिए थी, ठीक है। इस तरीके से जापान और इंडिया में एक क्लोज टाइज है जो धीरे धीरे दिखने लगे, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर द कोल्ड वॉर। देखो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, इसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी से इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी क्रिएटिव होने की संभावनाएं दिख रही थी, ठीक है। इकोनॉमिक एरिया की कॉरपोरेशन में कई सारे न्यू एवेन्यूज ओपन हुए, ठीक है, इंक्लूडिंग द फील्ड्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस एज वेल एज रैपिडली एक्सपैंडिंग फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी के साथ जापान सून बिकेम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जापान जो है वो बहुत ही जल्दी क्या बन गया, इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर में से एक हो गया। किन चीज़ों में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में, ठीक है। इसी के साथ जापान जो है वो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर के तौर पर रैंक कर गया, ठीक है। और जापान अब ये भी मानता है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है, ठीक है। हाई लेवल एक्सचेंज ऑफ विजिट्स बिटवीन टू कंट्रीज इंट्रोड्यूस न्यू स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। इसी के साथ इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में न्यू स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स देखे गए, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन आपके पास है तो ज़रूर मुझसे शेयर करिए। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।